Good morning class. Today's topic is interest. इंटरेस्ट मीन्स जनरली इसका अगर नॉर्मल वे पे मतलब है इंटरेस्ट इज़ द रिवॉर्ड टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कैपिटल फंड। मीन्स अगर हम कैपिटल फंड से में जो भी अमाउंट क्या करते हैं दूसरों को देते हैं तो उसके बदले में जो अमाउंट हम एक्स्ट्रा में रिसीव करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। मीन्स जब भी हम किसी दूसरे को पैसे उधार देते हैं तो जब सामने वाला उस उधार के पैसे को हमारे वापस हमें रिटर्न करता है तो उस रिटर्न अमाउंट में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट क्या रहता है, इंक्लूड रहता है। अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों इंक्लूड रहता है, ये इसलिए इंक्लूड रहता है जिससे कि जो हमने रिस्क लिया है, किसने, जो पहले जिसने उधार दिया था वो क्या कर रहा है, बड़ी मुश्किल से अपने इस पैसे को जमा किया होगा, संभाल के रखा होगा, प्लस हमने पर्टिकुलर कुछ समय के लिए सामने वाले को उसे क्या दे दिया, उधार पे दे दिया। मीन्स जब तक सामने वाले के पास वो पैसा है तब तक अगर हमको किसी तरह की ज़रूरत भी पड़ी तो हम उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इन सारी कंडीशंस के बदले में जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम रिसीव करते हैं प्लस जिसे हम उधार दे रहे हैं उससे ये भी कंफर्म नहीं होता है कि वो पूरा अमाउंट हमको रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। मीन्स कई बार हमारे पैसे क्या होते हैं, डूब भी जाते हैं। मीन्स टोटली जब हम किसी को उधार दे रहे हैं इसका मतलब हम क्या ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। तो इन सारी कंडीशन से बचने के लिए जो हम अमाउंट रिटर्न में एक्स्ट्रा लेते हैं उसे ही क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। अब ये जो इंटरेस्ट की कंडीशन रहती है ये टोटली अलग अलग सिचुएशन में कैसे रहती है, अलग अलग रहती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इसका की कंडीशन किस तरह से अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे दिया है आपका नेट इंटरेस्ट और आपका क्या होता है, ग्रॉस इंटरेस्ट। सबसे पहले समझेंगे नेट इंटरेस्ट क्या होता है। नेट इंटरेस्ट मतलब जब हम किसी को उधार देते हैं और उसके बदले में जब हमको रिटर्न में जो अमाउंट मिलता है तो रिटर्न में जो अमाउंट हमको मिलता है एज अ इंटरेस्ट उसे हम क्या बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जो भी अमाउंट रहता है वो किसके बदले में रहता है, आपने कैपिटल मेरा यूज़ किया और उसके बदले में जब आप रिटर्न मुझे मेरा अमाउंट दे रहे हो तो आप उसके साथ में क्या दे रहे हो, अपना जो इंटरेस्ट है वो भी पे कर रहे हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट। ग्रॉस इंटरेस्ट, अब ये ग्रॉस इंटरेस्ट में क्या क्या रहता है, ग्रॉस इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के अलावा जो नेट इंटरेस्ट है उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो हमने रिस्क बियर किया, जो हमको असुविधाएं हुई या जो जिस टाइम पीरियड में हम पर्टिकुलर उस मनी का किसी और उसमें यूज़ कर सकते थे, वो सारी कंडीशंस को रोक कर हमने आपको क्या दिया, वो पर्टिकुलर अमाउंट उधार में दिया था। तो पर्टिकुलर वो टाइम पीरियड में जो हमने रिस्क बियर किया, जो हमने हमारी चीज़ों को जो दूसरा यूज़ कर सकते थे वो दूसरा यूज़ नहीं किया, तो ये सारे अमाउंट जब प्लस होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो नेट इंटरेस्ट मतलब मेन जो इंटरेस्ट का रेट है सिर्फ वही चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, जबकि जो आपका ग्रॉस इंटरेस्ट है उसमें आपका क्या शामिल हो जाता है, नेट इंटरेस्ट तो एक उसमें शामिल रहता ही है, प्लस जो आप रिस्क लेते हैं उसका पेमेंट रहता है, प्लस जो आप अपने अमाउंट को संभाल के रखने में जो खर्चा करते हैं वो उसमें शामिल होता है, और प्लस जो अमाउंट आपके पास नहीं रहने से आपको जो सारी प्रॉब्लम होती है, जो सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, वो अमाउंट भी आप इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो एक तरह से ये आपका क्या होता है, टोटल इंटरेस्ट होता है। मीन्स जब भी हम इंटरेस्ट रेट किसी से लेते हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें टोटली क्या रहती हैं, शामिल रहती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया। अब इंटरेस्ट रेट के अलग अलग थ्योरी हैं, अलग अलग मेथड हैं जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं कि किस तरह से हम क्या करें, इंटरेस्ट का एनालिसिस करें कि पर्टिकुलर जो भी अमाउंट हम पे कर रहे हैं उसमें कितना हमको इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग टाइम में अलग अलग थ्योरीज़ आई और ये अलग अलग थ्योरीज़ का अपना अपना इम्पॉर्टेंस है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। इसे अभी भी हमारे लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंस हैं, इसलिए हम कंटिन्यूएशन में जितने भी इंटरेस्ट से रिलेटेड थ्योरी हैं उनको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो आपका मेन है वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड है आपका लोनेबल फंड थ्योरी,
थर्ड है आपका कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, और फोर्थ है आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हम इसमें सबसे पहले समझेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में क्या कंडीशन रहती है, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है उसका कैलकुलेशन हम किस बेस पे मान के चलते हैं कि जहाँ पे जो कैपिटल है उसकी डिमांड और सप्लाई की कंडीशन क्या होती है, इक्वल होती है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डिमांड को समझना पड़ेगा, फिर सप्लाई को समझना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या इंटरेस्ट रेट होगा उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन में सबसे पहले है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें हम सबसे पहले समझेंगे किसकी, डिमांड की कंडीशन को। अकॉर्डिंग टू डिमांड फॉर कैपिटल, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपका कंडीशन है, डिमांड की कंडीशन है, उसमें ये एनालिसिस करते हैं कि डिमांड कहाँ से अराइज़ होती है। जनरली ये डिमांड कहाँ से अराइज़ होती है, जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके थ्रू, क्योंकि जब वो किसी भी तरह का बिज़नेस शुरू करते हैं, किसी भी तरह का प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, वो क्या करते हैं, इस तरह के कैपिटल की डिमांड अराइज होने लगती है। अब ये डिमांड टोटली इस पे डिपेंड करता है कि टोटल उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो किस तरह से होगा। अब इसकी कंडीशन क्या होती है कि जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ होता जाता है, इंटरेस्ट रेट भी क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है, और जैसे जैसे डिमांड कम होते जाता है, इंटरेस्ट रेट भी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप ग्राफ देखें, जैसे कि यहाँ पे आपका ये ग्राफ दिखाया गया है, इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट की डिमांड मीन्स जो डी कर्व है वो कैसा रहता है, इसका स्लोप ऊपर से नीचे की तरफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो उसका इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। कैपिटल की डिमांड कम हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाता है, नीचे गिर जाती है। तो इसके कारण इसका जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, नीचे की ओर झुकने वाला होता है, जैसा कि आप पिक्चर 1 में देख रहे हैं। अब हम समझेंगे सप्लाई ऑफ कैपिटल और सेविंग। सप्लाई की कंडीशन क्या होती है, सप्लाई के लिए टोटली डिपेंड करता है जो सप्लायर है वो कैसा है, उसका इनकम का रिसोर्सेज कैसा है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो ब्याज जो इंटरेस्ट है उसका क्या रेट चाहता है। ये सारे जो फैक्ट है मेनली क्या करते हैं, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। और जब उसे लगता है कि प्रॉपर जो उसने सेविंग की है उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो वो पर्टिकुलर उस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट के लिए देता है। अदरवाइज़ उसे लगेगा कि पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट रेट चाहता है वो उसे नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कम इंटरेस्ट रेट में या ज़ीरो इंटरेस्ट रेट में पर्टिकुलर सामने वाले को अपना अमाउंट दे और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले, क्योंकि उसे खुद पता नहीं कि सामने वाले को जो अमाउंट दे रहा है वो रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में जो इसका ग्राफ होता है, जो सप्लाई कर्व है, इसका ग्राफ कैसा होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। मीन्स टोटली डिपेंड करता है कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट का जो कंडीशन है वो भी क्या होगा, डाउन होगा। तो टोटली जब इंटरेस्ट रेट हमें अच्छा मिलता है तब हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सेविंग है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए सामने वाले को देने को तैयार होते हैं, अदरवाइज़ हम उसे देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये दो पिक्चर से क्लियर है कि डिमांड का कर्व कैसा होता है और आपका सप्लाई का कर्व कैसा होता है। डिमांड का कर्व ऊपर से नीचे की ओर आता है और सप्लाई का कर्व नीचे से ऊपर की ओर जाता है। और जो थर्ड है ये कंफर्म करता है कि ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं उस पे हमको क्या मिलता है, जो कट पॉइंट है, यानी जहाँ पे सेविंग और सप्लाई और डिमांड इक्वल है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपको पी पॉइंट मिलेगा। ये पी पॉइंट किसको प्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को प्रेजेंट कर रहा है। ये आपका पर्टिकुलर किसका कंडीशन है, जो आपका कहना चाहिए इंटरेस्ट की कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है कि पर्टिकुलर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन होगी
और जो भी आपका सप्लाई का कंडीशन होगा वो किस तरह से होगा, मीन्स जो कैपिटल की क्वांटिटी है वो कितनी होगी, OM होगी, ठीक है। और जो आपका सेकंड कंडीशन है वो किसको प्रेजेंट करेगा, रेट को प्रेजेंट करेगा, किसके रेट को, इंटरेस्ट के रेट को प्रेजेंट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे फॉर्मूला है इंटरेस्ट का वो क्या होगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आर, जहाँ पे आई किसको प्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट डिमांड को, और आर किसको प्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ रिटर्न को। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन अराइज होती है उससे क्लियर होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट पर्टिकुलर क्या होगा। पहली चीज़ ये क्लियर। दूसरी क्लियर, अकॉर्डिंग टू डिमांड और सप्लाई की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो रेट है इंटरेस्ट का वो जितना इंक्रीज़ होगा या जितना डिक्रीज़ होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका कहना चाहिए कंडीशन है क्या होगा, डिमांड फॉर एनी सप्लाई ऑफ सेविंग, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपका डिमांड का कर्व कहाँ होगा। जैसे पहले कंडीशन में डिमांड क्या है, डी है, जबकि दूसरे कंडीशन में जो है वो क्या हो गई है, D1 हो गई है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा होगी और इंटरेस्ट रेट तब आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। डिमांड कम होगी तो इंटरेस्ट रेट भी अपने आप उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टोटली ये क्या है, कंडीशन को प्रेजेंट करता है जिसके अकॉर्डिंग हम कंफर्म करें कि जो भी कंडीशन है किसकी, डिमांड की, और अकॉर्डिंग टू सप्लाई के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट किस तरह से इंक्रीज़ होगा या किस तरह से डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका कंफर्म करता है किसके अकॉर्डिंग, जो क्लासिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं। क्रिटिसिजम्स क्या हैं, क्या, इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या माना गया है, जो इन्वेस्टमेंट है और सेविंग है वो हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल है, जबकि एक्चुअल में ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। फिर सेकंड है, इंटरेस्ट इज़ रिवार्ड फॉर सेविंग। इंटरेस्ट किसका है, सेविंग का रिवॉर्ड है, जबकि ये कंडीशन भी पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होती। क्यों पूरी तरह से अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार जो इंटरेस्ट का अमाउंट है हमको हमारी सेविंग के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मिले। अकॉर्डिंग टू डिमांड, अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है तब हमें ज़्यादा अमाउंट मिलता है, डिमांड कम होती है तो इंटरेस्ट का रेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इफ़ेक्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो इंटरेस्ट है वो किसको इफ़ेक्ट करता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये भी हर बार ज़रूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू डिमांड जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ मनी, जिस पे फोकस नहीं किया गया है, क्योंकि जब क्वांटिटी ऑफ मनी ज़्यादा रहती है या क्रेडिट मनी ज़्यादा रहता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट है उसका अलग कंडीशन होता है, जबकि क्वांटिटी ऑफ मनी जब कम रहती है तो उस कंडीशन में जो आपका इंटरेस्ट का कंडीशन रहता है वो टोटली अलग रहता है, जिस पे मेन फोकस इसमें नहीं किया गया है। तो ये इससे रिलेटेड क्या है, अलग अलग क्रिटिसिजम्स है। नेक्स्ट है आपका थ्योरी जिसे हम कहते हैं लोनेबल फंड थ्योरी, या इसे कहते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी। लोनेबल फंड थ्योरी में मेन हम किस पे फोकस करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, लोनेबल फंड की कंडीशन पे डिपेंड करता है। मींस उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड और सप्लाई की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपका इंटरेस्ट रेट किस तरह का होगा। अब सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये लोनेबल फ़ंड क्या क्या होते हैं। लोनेबल जो फ़ंड होते हैं इसमें भी दो कंडीशन होती हैं, डिमांड की और सप्लाई की। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसकी डिमांड की कंडीशन किस तरह से क्लियर होती है। तो सबसे पहले डिमांड फॉर लोनेबल फ़ंड, डिमांड कहाँ कहाँ से अराइज होती है, पहले तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनकी मेन डिमांड रहती है किसकी, इस तरह के लोनेबल फ़ंड की। क्यों डिमांड रहती है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के लिए जो अमाउंट की ज़रूरत रहती है ये उनके पास होती नहीं है, और उनको जो भी अपना फर्म या कंपनी खड़ी करनी है उसके लिए उनको किसकी ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है।
तो ये का कैपिटल उनको कहाँ से मिलेगा, ये इस तरह के इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिलेगा और इसके बदले में उन्हें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिमांड बाय कंज्यूमर। डिमांड बाय कंज्यूमर में मेन आपका आता है उस तरह के कंज्यूमर जो क्या परचेस करना चाहते हैं, कार, स्कूटर, टीवी, फ्रिज या घर खरीदना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस तरह का लोन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहाँ से, लोनेबल फ़ंड के थ्रू, जिससे कि अमाउंट को धीरे धीरे पे करते रहें विथ इंटरेस्ट। इन सारे जो अमाउंट को है वो आसानी से पे कर सके। क्यों, क्योंकि उन्हें ये सारी डिमांड फुलफ़िल भी करनी है, लेकिन उनके पास प्रॉपर अमाउंट एक साथ बल्क में नहीं है। नेक्स्ट है होर्डिंग्स। इसके थ्रू भी, इसमें भी कंडीशन क्या होती है कि कई बार हम पैसे क्या करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट नहीं होता। तो उसके लिए भी जो कंडीशन है वो कहाँ से अराइज होती है, जो आपका क्या है, फंडेबल कहना चाहिए, मॉनेटरी जो फंड है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लोनेबल फ़ंड के थ्रू ये सारी कंडीशन को आसानी से फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम आसानी से कंफर्म कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, डिमांड की कंडीशन को किस तरह से कंफर्म करते हैं। इसका होता है I+C+H। इसके थ्रू हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जो भी डिमांड की कंडीशन है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सप्लाई ऑफ लोनेबल फ़ंड। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, डिमांड के बारे में। डिमांड में मेनली 3 कंडीशन क्या होती है, I, C और H, मीन्स इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर और आपका होर्डिंग। अब सेकेंड कंडीशन हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ लोनेबल फ़ंड। अब इनकी सप्लाई किस तरह से होती है, सबसे पहले तो जो सेविंग रहती है उसके थ्रू। सेविंग मीन्स जब भी हमारी जो इनकम होती है उसमें से जो यूज़ करने के बाद बाकी अमाउंट है उसको हम सेव करके रखते हैं। तो इस सेविंग अमाउंट को कई बार हम क्या कर सकते हैं, एज अ इन्वेस्टमेंट निकाल के दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट के थ्रू मीन्स बैंक के थ्रू जो भी लोन आप लेते हैं वो एक कंडीशन हो गई। दूसरा थर्ड होता है डिसऑर्डनिंग, मीन्स पहले से जो आपने अमाउंट को जमा करके रखा था और उसका फ़ंड में वो अमाउंट क्या हुआ, पर्टिकुलर जमा होते गया। तो इस तरह से जमा हुए फ़ंड का भी आप क्या है, एज अ लोनेबल फ़ंड यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में कई बार हम कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, जो भी अमाउंट है उसको कंटिन्यूशन में क्या करते हैं, जमा करते जाते हैं, या किसी भी तरह का फ़ंड होता है जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह का फ़ंड होता है, उसमें अमाउंट जमा होते जाते हैं और पर्टिकुलर उस अमाउंट को हम यूज़ नहीं करते और बाद में एज अ इंटरेस्ट पे उस फंड को यूज़ करते हैं। तो इस तरह ये सारे क्या होते हैं, सप्लाई के सोर्सेस होते हैं। इनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं किसके थ्रू, इसके थ्रू, जहाँ पे जो आपका टोटल फंड है लोनेबल फ़ंड वो कहाँ कहाँ से मिलता है, सेविंग से मिलता है, बैंक के थ्रू मिलता है, आपका किसी भी तरह का रिज़र्व रहता है उसके थ्रू मिलता है, और किसी भी तरह के डिसइन्वेस्टमेंट की कंडीशन के थ्रू मिलता है। तो इस तरह इन अलग अलग कंडीशन के थ्रू हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट है वो किस तरह का होगा। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो अमाउंट है उसका कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं, N=ISML। अब यहाँ पे F किसको प्रेजेंट कर रहा है, आपका फंक्शनल रिलेशन को प्रेजेंट कर रहा है। किसमें, ये जितने भी तरह के आपके सोर्सेस हैं, किसके, फंड के या आपके लोनेबल फ़ंड के, वो कहाँ कहाँ से होते हैं और किस तरह से ये हमको एज अ इंटरेस्ट क्रिएशन में सपोर्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं कि पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट क्या होगा। अब इसको यहाँ पे समझने के लिए देखिए, फिर से यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के थ्रू हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, जैसे अभी हमने पहले समझा था कौन सी कंडीशन को, जो आपकी डिमांड की कंडीशन है और जो सप्लाई की कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू डिमांड कंडीशन कौन सी लाइन है, ये है HD और I लाइन, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सप्लाई कंडीशन आपकी ये जो कौन कौन से थे, बैंक क्रेडिट था, सेविंग्स थी, डिसऑर्डरिंग था,
इन्वेस्टमेंट था, ये दोनों जहाँ पे आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू इस कंडीशन में अगर हम ये दोनों पे फोकस करें तो इन दोनों के फोकस के अकॉर्डिंग हमको कौन सा पॉइंट मिलता है, एन पॉइंट मिलता है। लेकिन अगर हम देखें जो आपकी सप्लाई है और जो डिमांड कर्व है उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। मींस ओ एन आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या होगा, जो ओ आर है वो है, उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट हमको कहाँ मिल रहा है, ई पे मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका रेट है किसका, जो इंटरेस्ट का रेट है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, आर के अकॉर्डिंग, ना कि एन के अकॉर्डिंग। मीन्स आपका टोटल अमाउंट जो है वो ओ आर होगा, ना कि ओ एन होगा। तब आपका जो कैपिटल का डिमांड है वो कंटिन्यूशन में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आसानी से इंटरेस्ट रेट आप क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, और इसमें कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसके थ्रू आप आसानी से कंफर्म कर सकते हैं। जो सप्लाई की कंडीशन को भी टोटली जो है वो क्लियर करता है, और जो डिमांड की कंडीशन है उसको भी टोटली क्या करता है, क्लियर करता है। और उसके अकॉर्डिंग आप कंफर्म कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर जो रेट है उसको प्रॉपर सही तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, और कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं होती है। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन जिसके थ्रू आप आसानी से कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपके इंटरेस्ट की कंडीशन है वो किस तरह से अराइज होगी। तो ये क्या था, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, आपका लोनेबल फंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसमें भी क्रिटिसिज्म है। इसके क्रिटिसिज्म क्या थे, मेन जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि इसमें मॉनेटरी फैक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया, और जो आपका इसमें है फुल एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया गया, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। फिर इसमें क्या माना गया कि जो आपका नेशनल इनकम है वो क्या है, कांस्टेंट है, जबकि ये भी एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की कुछ कंडीशन इसमें भी अप्लाई सही तरीके से नहीं की गई है। कई चीज़ों को क्या मान लिया गया है, स्टेबल मान लिया गया है, और कई सिर्फ मॉनेटरी जो फैक्टर है उस पर फोकस किया गया है। नॉन मॉनेटरी फैक्टर में इसमें किसी भी तरह का फोकस नहीं किया गया। अब हम थर्ड समझेंगे किन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। उनकी क्या थ्योरी है, किसकी, किन्स की। किन्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने डेफिनेशन दिया, उनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है उसका, कि इंटरेस्ट इज़ द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। मीन्स जो इंटरेस्ट है वो पर्टिकुलर एक जो फिक्स्ड टाइम पीरियड है उसमें आप क्या करते हैं, जो आपका अमाउंट है वो दूसरों को दे देते हैं और खुद उसका यूज़ नहीं करते हैं जितने टाइम पीरियड तक, जब तक कि वो आपको रिटर्न नहीं मिल जाता। तो उस रिटर्न होने के टाइम पीरियड में ही जो अमाउंट एक्स्ट्रा आपको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू केन्स उन्होंने अलग अलग कंडीशन बताई, उनके अकॉर्डिंग भी डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट की कंडीशन क्या होगी। इसके लिए उन्होंने जो मेन फोकस किया, उन्होंने भी जो मेन फोकस किया वो किस पे किया, कि जो पर्टिकुलर आपका मनी है उसका सप्लाई और डिमांड की कंडीशन किस तरीके से होगी, जिसके थ्रू आप कंफर्म कर सकें कि आपको पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो किस तरह से उस पर इंटरेस्ट लगाना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो मेन कंडीशन रहती है, जैसे कि अगर आपके पास पैसे हैं लिक्विड फॉर्म में हैं तो उसको कंडीशन में क्या होगा, आपकी जैसी भी ज़रूरत होगी आप तुरंत उसको क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर अमाउंट आपके पास लिक्विड फॉर्म में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया है कहीं, ऐसा क्या कर दिया है, किसी को लोन दे दिया है, कुछ भी कर दिया है, तो उस टाइम पीरियड में अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है तो आप उस अमाउंट को यूज़ कर पाते हैं क्या, नहीं कर पाते। प्लस सामने वाला उसे रिटर्न करेगा नहीं करेगा इसका भी रिस्क कंटिन्यूशन में क्या रहता है, बना रहता है। तो इन कंडीशन के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर हम डिसाइड करते हैं कि जब हम किसी को कोई अमाउंट दे रहे हैं तो उस कंडीशन
कंडीशन में उस पर किस तरह का इंटरेस्ट की कंडीशन होगी। इसको हम समझेंगे डिमांड फॉर मनी। अकॉर्डिंग टू केन्स जो भी कंडीशन रहती है, मीन्स जितने टाइम के लिए हम उस लिक्विडिटी को छोड़ते हैं और उसका यूज़ हम नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर आपका जो प्राइस होगा वही क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट का कहलाएगा। तो इन सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस है उसकी क्या कंडीशन होती है। पहला तो ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव मीन्स चाहे आप सिंपल पर्सन हो या बिजनेसमैन हो, आपको ट्रांजैक्शन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, लिक्विड मनी की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद प्रिकॉशनरी मीन्स आगे आने वाली बीमारी, दुर्घटना या किसी भी तरह की कंडीशन के लिए तैयार रहने के लिए। और दूसरा आपका क्या मोटिव होता है, सट्टे से रिलेटेड मीन्स आपकी जो कंडीशन है वो टोटली डिपेंड करती है कि आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं और किस तरह से ज़्यादा मनी अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट का रेट हमेशा क्या रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। उसके अकॉर्डिंग जो टोटल कंडीशन रहती है रिस्क वगैरह की, वो भी टोटली हर एक सिचुएशन में क्या रहती है, चेंज रहती है। तो उन सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मेन फैक्ट पड़ता है उसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं और उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये सारी कंडीशन किस पे डिपेंड करती है कि आपका जो इंटरेस्ट का निकालने का मेथड है वो किस तरह का होगा। अब इसमें मेन जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो किसका पड़ता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व का। अब ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व को आप किस तरह से निकालेंगे। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व में जनरली कंडीशन क्या होती है कि ये हमेशा क्या होता है, दाहिने की ओर झुकते जाता है। मीन्स जैसे जैसे ये राइट साइड की ओर जाता है झुकता जाता है। मीन्स ये लेफ़्ट साइड से शुरू होता है तब ये ऊपर की ओर रहता है, और जैसे जैसे ये राइट की ओर जाएगा वैसे वैसे एज अ कर्व ये नीचे होता जाता है। अब इसकी कंडीशन इस तरह की क्यों होती है, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज़ होती है तो अमाउंट उसके अकॉर्डिंग हम कम से कम लेने की कोशिश करते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कम इंटरेस्ट रेट में हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लेना शुरू कर देते हैं। तो इसमें रिस्क की कंडीशन क्या हो जाती है, टोटली इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि यहाँ ग्राफ से क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग जो आपकी डिमांड की कंडीशन है वो कैसी है, जो आपका एलपी कंडीशन है वो इसको क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए ये लेफ़्ट से राइट की ओर क्या हो रहा है, झुक रहा है, लेकिन ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता। मीन्स जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो किसी भी कंडीशन में कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। जैसे कि इस कंडीशन में आके ये क्या हो जा रहा है, एक लेवल पे हो जा रहा है, लेकिन ये लेवल से ये इसी तरह कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेगा, इससे नीचे ये कभी भी नहीं आएगा। इसलिए जो आपका सप्लाई है वो पर्टिकुलर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे ही होगा, उससे नीचे वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उससे ऊपर भले चले जाएगा लेकिन उससे नीचे नहीं आएगा। मीन्स कोई भी ज़ीरो लेवल पे के इंटरेस्ट पे आपको लोन देने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई भी इतना बड़ा रिस्क कभी भी नहीं लेगा, बल्कि वो उससे अच्छा उस अमाउंट को अपने पास ही रखना क्या समझेगा, सेफ समझेगा। तो ये क्या हो गई, सप्लाई की कंडीशन, डिमांड की कंडीशन। फिर अकॉर्डिंग टू सप्लाई, जो सप्लाई कर्व की कंडीशन है वो हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि जो कंडीशन है वो टोटली किसके कंट्रोल में होती है, जो गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में होती रहती है। तो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में हम जो सप्लाई की कंडीशन है उसको क्या मान के चलते हैं, स्टेबल मान के चलते हैं अकॉर्डिंग टू केन्स थ्योरी। तो हमको जो कर्व मिलता है वो कैसा मिलता है, एमएम का कर्व मिलता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट रेट की कंडीशन का एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आपके इंटरेस्ट रेट की कंडीशन किस तरह की होगी, इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ग्राफ आपका दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपका अलग अलग इंटरेस्ट रेट है और उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी है, जितना अमाउंट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी एलपी की कंडीशन क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो सप्लाई की कंडीशन है वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। और उसके अकॉर्डिंग जो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा उससे आप डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर आपका इंटरेस्ट रेट कितना होना
चाहिए। मीन्स हर कंडीशन में जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कैसा होगा, अलग अलग होगा, और ये टोटली डिपेंड करता है कि कंडीशन किस तरह की है और कौन सा मेन इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे ये अमाउंट जो इंटरेस्ट का है वो फिक्स रहेगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि यहाँ टेबल में कंडीशन दी हुई है, टेबल की कंडीशन के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर जो अलग अलग इंटरेस्ट रेट है वो आपका दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग डिमांड की कंडीशन दी गई है और उसके अकॉर्डिंग सप्लाई की कंडीशन दी गई है। तो इसमें जो मेन है कंडीशन, तो देखिए मेन किस पे रुक रहा है, 5000 पे रुक रहा है, और जो सप्लाई है वो कितना है, 4000 है। तब उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, जो कि आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ पी पॉइंट पे आपको यहाँ पे इस कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है। तो आप कंफर्म मान के चल सकते हैं कि जब आपका डिमांड कितना होगा 4000 के अकॉर्डिंग जो सप्लाई होगा उसमें इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा, 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इस तरह से ये इसके में हम जो इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन है वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, जो मनी की डिमांड और सप्लाई की कंडीशन है उसके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करते हैं। इसके थ्रू हम ये कंफर्म करते हैं कि जो भी कंडीशन है वो हमारे लिए कितनी सही है और उसका क्या क्या कंडीशन होगा और उसके क्या क्या रिज़ल्ट होंगे। अब इसके भी बहुत सारे क्रिटिसिजम्स हैं। मेन जो क्रिटिसिज्म है वो है इग्नोरिंग द नॉन मॉनेटरी फैक्टर। मीन्स कि इसने बिल्कुल भी नॉन मॉनेटरी फैक्टर पे फोकस नहीं किया, टोटली मॉनेटरी फैक्टर पे ही फोकस किया। वन साइडेड मीन्स सिर्फ इसमें किसमें ज़्यादा फोकस है, डिमांड में फोकस है। सप्लाई को टोटली क्या मान लिया गया है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्टेबल मान लिया गया है। प्लस लिक्विडिटी एंड इलिक्विडिटी, मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी और इलिक्विडिटी में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं माना गया है, सारी कंडीशन को क्या मान लिया गया है, एक जैसा मान लिया गया है। और ये एक्सप्लेनेशन किससे रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म से ये नहीं कर सकता। नैरो अप्रोच है, प्लस इसमें होर्डिंग पे फोकस किया गया है, प्लस इंटरमिनेट कंडीशन है इसमें। मीन्स इसमें ये मान के चल रहे हैं कि क्या कर रहा है, जो सप्लाई और डिमांड की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता है, फिक्स होता है। मीन्स इंटरेस्ट रेट जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है और ये किस पे डिपेंड है, डिमांड और सप्लाई की कंडीशन पे, और मेनली किस पे, डिमांड की कंडीशन पे, क्योंकि सप्लाई को भी यहाँ पे क्या मान लिया गया है, स्टेबल मान लिया गया है। तो इस तरह की कंडीशन के कारण जो किन्स की थ्योरी है उसमें कई सारे क्रिटिसिज्म है, फिर भी जो किन्स की थ्योरी है वो कई मायने में क्या रखती है, इम्पॉर्टेंस रखती है। इसके थ्रू आपका स्टॉक एनालिसिस प्रॉपर वे पे होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपके स्टॉक और मॉनेटरी की कंडीशन क्या है आप एक्चुअल में एनालिसिस करके उसके थ्रू आप एनालिसिस करते हो कि इन्वेस्टमेंट की कंडीशन क्या होगी और उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट क्या होगा। प्लस ये कैसा एनालिसिस है, नॉर्मल एनालिसिस है। मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को, जैसे कि क्लासिकल कंडीशन वगैरह में कई चीज़ें अप्लाई की गई उस तरह से नहीं, इसमें सारी चीज़ें नॉर्मल हैं और मेनली सिर्फ किस पे फोकस किया गया है, मॉनेटरी कंडीशन पे फोकस किया गया है। ये ज़्यादा रियलिस्टिक है और इसमें मेनली किस पे फोकस किया गया है, आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया गया है। इसलिए कई मायनों में जो किन्स की थ्योरी है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा मायने भी रखती है। मीन्स हम टोटली इसमें कई सारी गलतियां तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसमें कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमको क्लियर करती हैं कि पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट रेट का रिलेशन है वो किस तरह से डिसाइड होता है और किस तरह से कंफर्म होता है कि पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो किस तरीके का होगा। अब नेक्स्ट है आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में हम समझेंगे, इसे हम न्यू केनियंसियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। इसमें मेन जो आपका फोकस किया गया है उसमें हमने मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों कंडीशन पे क्या किया गया है, फोकस किया गया है। इसके थ्रू हम मेन जो कंडीशन का एनालिसिस करते हैं वो करते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जो कंडीशन है वो क्या है, इक्वल है मान के
चलते हैं। प्लस इसमें रियल सेविंग और रियल इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया जाता है, और प्लस मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों कंडीशन पे फोकस किया जाता है, जो गलती किन्स ने की थी उसे यहाँ दोहराया नहीं गया है, क्योंकि किन्स सिर्फ किस में फोकस करते थे, मॉनेटरी कंडीशन पे ही फॉलो करते थे। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेन कंडीशन का हम एनालिसिस करते हैं वो है इन्वेस्टमेंट डिमांड शेड्यूल, और दूसरा होता है सेविंग फंक्शन, थर्ड होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन, और फोर्थ होता है क्वांटिटी एंड सप्लाई ऑफ मनी। ये टोटली डिपेंड करता है किस कंडीशन पे, अकॉर्डिंग टू आपका जो मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ों का प्रॉपर वे पे एनालिसिस करते हैं। और इसमें हमें मेन एनालिसिस करना रहता है IAS का और LM का। अब IAS और LM क्या है, यहाँ पे IAS और LM की कंडीशन आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। जो टोटल आपकी सेविंग है और जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वैसे ही LM की कंडीशन के लिए जो टोटल डिमांड है और जो टोटल आपकी सप्लाई है, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ही हम SI का एक ग्राफ क्रिएट करते हैं और LM का एक ग्राफ क्रिएट करते हैं, और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट के थ्रू हम एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो किस तरीके का होगा। तो सबसे पहले हम किस पे फोकस करते हैं, IAS की। IAS का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, ऊपर से नीचे की ओर हमेशा आता है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आपका दिया हुआ है। अब इसका मेन हम एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं, जैसे ग्राफ से क्लियर है, दो है, एक OX में क्या दिया है आपका, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, मीन्स M1 M2 M3 ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, टोटल मनी की कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है, मीन्स आपको किसका बता रहा है, इनकम की कंडीशन को बता रहा है। जबकि OY किसको प्रेजेंट कर रहा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कंडीशन को समझा रहा है, और SY किसको प्रेजेंट कर रहा है, सेविंग को प्रेजेंट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है, ये आपकी क्या हो गई, इनकम, ये आपकी क्या हो गई, सेविंग। इसके अकॉर्डिंग हम क्या डिसाइड करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट की कंडीशन है उसका हम टोटल क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग जो आपका ग्राफ मिलता है वो किस तरीके का मिलता है, इस तरह के स्लोप में मिलता है, जो कि आपको इस पिक्चर में क्लियर समझाया गया है। अब देखिए जैसे जैसे आपकी इनकम की कंडीशन क्या होती रह जाती है, इंक्रीज़ होते जाती है, वैसे वैसे आपका जो इंटरेस्ट का रेट है उसका कंडीशन भी क्या होते जाता है, चेंज होता जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सप्लाई कंडीशन, जो सप्लाई कर्व है वो कैसा रहता है आपका, ऊपर से नीचे की ओर जाता है। ये किसके अकॉर्डिंग है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिसमें हम किसका कैलकुलेशन करते हैं, SI का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो आपका ग्राफ है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, SI को प्रेजेंट कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन है LM कर्व की। LM कर्व की कंडीशन का एनालिसिस हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ पे दिया है आपका जो अमाउंट है उसकी क्वांटिटी, उसके अकॉर्डिंग जो रेट है उसकी कंडीशन। तो अलग अलग रेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपका टोटल अमाउंट है किसका, जो आपके एक्चुअल मनी की कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, ये वाली कंडीशन है। मीन्स जैसे जैसे आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होते जाता है, आपकी जो कहना चाहिए सप्लाई की कंडीशन है वो भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। मीन्स अकॉर्डिंग टू डिमांड जो सप्लाई की कंडीशन है वो कंटिन्यूएशन में क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। तो उसको हम इस ग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं। इसका जो डिमांड कर्व है वो कैसा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। मीन्स यहाँ पे कंडीशन कैसी है, ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ पे कंडीशन कैसी है, नीचे से ऊपर की ओर। अब इसके थ्रू हम किसका एनालिसिस करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का, किसके अकॉर्डिंग, जो आपका IAS है और LM कर्व है इसके थ्रू। इसका हम एनालिसिस किस तरह से करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में क्लियर है। इसके थ्रू जो आपको पिक्चर मिलता है जहाँ पे ये दोनों कंडीशन एक दूसरे को क्या करती हैं,
कट करती हैं। उसके थ्रू आप आसानी से कंफर्म कर सकते हैं कि जो कर्व की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपका इंटरेस्ट रेट का अमाउंट है वो किस तरह का होगा और किस तरह से इसकी कंडीशन में चेंज होगा। जैसे कि यहाँ जो नीचे ग्राफ दिया है इसके अकॉर्डिंग क्लियर है कि जब आपका क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज़ होते जाता है, आपका जो कंडीशन है किसका, सप्लाई की कंडीशन का अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट वो भी क्या होते जाता है, इंक्रीज़ होते जाता है। ठीक है। और यहाँ पे इनकम के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होते जाता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होते जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो सप्लाई की कंडीशन है वो कैसे होते जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों में उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो टोटली इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे हमको प्रॉपर इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट का पॉइंट मिले, जिससे कि उसकी जो I=S और जो L=M वाली कंडीशन हमको मिल जाए। वो कंडीशन हमको कहाँ पे मिल रही है, P पॉइंट पे मिल रही है। इसके थ्रू हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर इंटरेस्ट रेट है उसको क्लियर कर सकते हैं और उसके थ्रू कंफर्म कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किस इंटरेस्ट रेट पे कंटिन्यूएशन में दोनों कंडीशन कैसे रहेगी, इक्वल होगी। मीन्स जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर क्या हो पाए, सप्लाई हो पाए और कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो ये किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन है, जो आपके मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये इसका कैलकुलेशन है। अब नेक्स्ट है आपका जो मेन हमने फोकस किया था कि किन्स के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है, उससे अगर आप मॉडर्न थ्योरी का कंपैरिजन करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मॉडर्न थ्योरी में सारी चीज़ें कैसी हैं, रियल है, रियल बेस पे सारी चीज़ों का कैलकुलेशन किया गया है, सर्टेनिटी है, पॉलिसी ओरिएंटेड है और हर एक चीज़ पे फोकस किया गया है कि किस तरह की कंडीशन एक्चुअल में अराइज होती है और उसके कारण हम किस तरह से रेट का डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जो डिफरेंस है इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या कॉजेस होते हैं। मेनली जो फर्स्ट कॉज होता है वो होता है जो आपका रिस्क है उसका लेवल अलग अलग होता है। मीन्स अगर मान लीजिए आप इंटरेस्ट किसी को देते हैं, किसी को कहीं पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने की जगह हमेशा सेम नहीं होती, सब जगह का इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, अलग अलग होता है। उसके अकॉर्डिंग आपका रिस्क का लेवल भी अलग अलग होता है। तो रिस्क के लेवल के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि पर्टिकुलर जो आपका रेट है किसका, इंटरेस्ट का, वो कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करता है लोन पीरियड पर। लोन जो है शॉर्ट पीरियड के लिए है, लॉन्ग पीरियड के लिए, जितने लॉन्ग पीरियड का होगा उतना ही उसका इंटरेस्ट रेट भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज़ होते जाएगा। प्लस नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ लोन। अगर लोन की क्वांटिटी ज़्यादा है मींस इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लोन की क्वांटिटी कम है तो इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, कम होगा। प्लस मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल की मोबिलिटी कैसी है, मींस जैसे डेवलप्ड कंट्री में कंडीशन क्या होती है, जो इंटरेस्ट का रेट रहता है सब जगह लगभग सेम रहता है, लेकिन अनडेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है। अलग अलग जगह पर इंटरेस्ट की कंडीशन भी टोटली क्या रहती है, अलग अलग रहती है। बैंक फैसिलिटी रहेगी तो इंटरेस्ट रेट सब जगह सेम रहेगा, बैंक फैसिलिटी नहीं रहेगी तो इंटरेस्ट रेट में बहुत ज़्यादा क्या रहेंगे, फ्लक्चुएशन रहेंगे। प्लस और भी कई तरह की कंडीशन रहती है जिसके कारण क्या होता है, जो आपका टोटल आपका जो इंटरेस्ट का रेट रहता है वो हर जगह क्या होता है, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग अप्लाई होता है और टोटली वो इस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की कंडीशन है, किस तरह का रिस्क का लेवल है और वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की वो किस तरह की है, पॉपुलेशन कैसी है, इन सारी चीज़ों का भी टोटली इफ़ेक्ट इसमें क्या पड़ता है, दिखता है।
और इसके थ्रू कंफर्म होता है कि जो भी कंडीशन अराइज हो रही है वो किस लेवल की है। नेक्स्ट है आपका जो मेन है कि क्या जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो सकता है, ज़ीरो और नेगेटिव हो सकता है क्या। ज़ीरो या नेगेटिव एक्चुअल में तो पॉसिबल नहीं है। जैसे इससे पहले की भी कंडीशन में हमने पढ़ा था कि एक लेवल तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होगा उसके बाद वो क्या होगा, पैरेलल लाइन में चलना शुरू हो जाएगा। मीन्स वो कभी भी एक लेवल से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि जब हम किसी को लोन देते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ अमाउंट रिटर्न में चाहते हैं। अगर ज़ीरो या नेगेटिव कंडीशन हुई तो उस कंडीशन में हम उस अमाउंट को अपने पास ही रखना पसंद करेंगे, किसी और को देना पसंद नहीं करेंगे। कई कंडीशन में अगर हम इसको एज अ कैलकुलेशन देखें तो ये पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में या एक्चुअल कंडीशन में ऐसा कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। नियो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग भी इसको पॉसिबल नहीं माना जाता। एक्चुअल में ये कंडीशन इम्पॉसिबल नहीं है। किसके अकॉर्डिंग माना जाता है, न्यू क्लासिकल के अकॉर्डिंग। किन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग भी, जैसे कि यहाँ ग्राफ में दिखाया गया है कि एक कंडीशन तो जो आपका रेट है वो गिर सकता है, लेकिन उसके बाद ये कैसा हो जाता है, इसके पैरेलल लाइन पे हो जाता है। मीन्स इससे नीचे ये अमाउंट नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग अपना अमाउंट इस जगह नहीं फंसाएंगे जहाँ से उनको कुछ भी रिटर्न में कुछ भी ना मिले। वो उस ज़ीरो लेवल पे रिस्क लेना या नेगेटिव लेवल पे रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए जो एलपी की कंडीशन है वो एक कंटिन्यूएशन में सीधे सीधे बनी रहेगी, कभी भी वो ज़ीरो या नेगेटिव में जाने की कोशिश नहीं करेगी। मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग भी वो क्लियर करते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट का कंडीशन है वो कैसा होगा, ना तो कभी नेगेटिव होगा और ना ही कभी ज़ीरो हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन से हमको क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कभी भी क्या कहना चाहिए, ना ही नेगेटिव होगा और ना ही ज़ीरो होगा। ये एक लेवल तक नीचे आता है और उसके बाद वो स्टेबल कंडीशन में बना रहता है। तो ये क्या है, अलग अलग थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की कंडीशन कि किस तरह से हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। थैंक यू।